हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के फिफ्थ सेमेस्टर की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के फिफ्थ सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 11 के इस वीडियो यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 11 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 11 इंटरनेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, यानी कि वो चीज जो एक क्लिक से पूरी दुनिया को जोड़ देती है, लेकिन उसी के जरिए राजनीति, शक्ति और नियंत्रण भी तय होता है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे इंटरनेट आज केवल संचार का साधन नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का अहम हिस्सा है। तो स्टूडेंट, जो इंटरनेट है अब वो सिर्फ कम्युनिकेशन का साधन नहीं है बल्कि वो वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का केंद्र भी बन चुका है। तो यह सूचना का लोकतंत्रीकरण करता है, लेकिन साथ ही सुरक्षा, निजता और नियंत्रण जैसे प्रश्न भी उठाता है। तो स्टूडेंट, इंटरनेट ने सूचना को लोकतांत्रिक बना दिया, हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने की ताकत मिली है। लेकिन यही जो इंटरनेट है ये अब सुरक्षा, निजता और नियंत्रण का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। तो इंटरनेट शासन का मतलब है इंटरनेट को कौन और कैसे नियंत्रित करेगा। तो स्टूडेंट, यही कारण है कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें इंटरनेट गवर्नेंस यानी कि इंटरनेट को कौन और कैसे नियंत्रित करे, ये सबसे अहम विषय बन गया है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साधारण उपयोगकर्ता बनाम सरकारें बनाम निगम कॉरपोरेट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे इंटरनेट के तीन बड़े खिलाड़ियों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे साधारण उपयोगकर्ता, सरकारें और निगम या फिर कॉरपोरेट कंपनियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण उपयोगकर्ता। तो जानकारी पाने, संचार करने और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। तो स्टूडेंट, एक आम इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल करता है जानकारी पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, सोशल मीडिया या एक्सप्रेशन के लिए। तो उसके लिए इंटरनेट स्वतंत्रता और अवसर का प्रतीक है। इसके बाद नेगेटिव सेकंड देखे सरकारें, तो इंटरनेट को राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून और जनहित के नजरिए से देखती है। कई बार वे सेंसरशिप और निगरानी भी करती है। तो स्टूडेंट, सरकारों के लिए इंटरनेट सुरक्षा और कानून व्यवस्था का विषय है। तो वे चाहती है कि इंटरनेट पर निगरानी बनी रहे ताकि अपराध, आतंकवाद और फेक न्यूज को रोका जा सके। तो स्टूडेंट, लेकिन ये जो निगरानी है ये कभी कभी सेंसरशिप में बदल जाती है, जहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में पड़ जाती है। तो इसके बाद निगम को देखें, तो निगम में देखें बड़ी टेक कंपनियां इंटरनेट पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखती है, डेटा, विज्ञापन और तकनीकी ढांचा। तो स्टूडेंट, कॉर्पोरेट पावर्स जो होती है जैसे कि गूगल हो गया, मेटा हो गया, अमेजोन हो गया, ये जो कंपनियां हो गई, इनके पास है हमारा डेटा, अटेंशन और हमारा एल्गोरिथम यानी कि असली शक्ति। क्योंकि अब सरकारें नहीं बल्कि ये कंपनियां तय करती है कि आपको कौन सी खबर दिखेगी, कौन सी छपेगी। तो स्टूडेंट, इससे इंटरनेट शासन में शक्ति का असमान असंतुलन बन गया है। यूजर्स कमजोर है और सरकारें व कंपनियां दोनों पावरफुल है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा साधारण उपयोगकर्ता बनाम सरकारें बनाम निगम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम मामले पर संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण। तो स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आईजीएफ की स्थापना की। तो इसी असंतुलन को संतुलित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बनाया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी कि आईजीएफ। तो इसका उद्देश्य है सरकारों, कंपनियों, सिविल सोसाइटी और तकनीकी विशेषज्ञों को साथ लाना।
तो स्टूडेंट जो हमारा आईजीएफ बनाया गया, इसमें मुख्य उद्देश्य यही रखा गया कि जो सरकार, कंपनियां, सिविल सोसाइटी और तकनीकी विशेषज्ञ हो गई, उनको सबको एक मंच पर लाया जाए ताकि इंटरनेट को लोकतांत्रिक और सुरक्षित तरीके से चलाया जा सके। तो इंटरनेट को लोकतांत्रिक और सुरक्षित तरीके से चलाना, यूएन का मानना है कि इंटरनेट केवल सरकारों या कंपनियों का नहीं बल्कि पूरी मानवता का साझा संसाधन है। तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है वो कहता है कि जो इंटरनेट है वो सभी का है, यानी कि सिर्फ कंपनियों और सरकारों का नहीं है बल्कि वो पूरी मानवता का साझा संसाधन यानी कि ग्लोबल कॉमन्स है। तो स्टूडेंट यही था हमारा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम मामले पर संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंटरनेट शासन को समझना, चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं के बारे में। तो स्टूडेंट अब देखते हैं इंटरनेट शासन के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो मुख्य चुनौतियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है निजता, डेटा लीक, निगरानी और हैकिंग। तो स्टूडेंट हमारी जानकारी जैसे कि फोटोज हो गए, कॉन्टैक्ट्स हो गए या चैट हो गए, तो सब डेटा सर्वर्स में स्टोर होती है। तो अगर ये लीक हो जाए या मिसयूज हो जाए तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला होगा। इससे अलग सुरक्षा देखें तो साइबर अपराध, साइबर युद्ध, तो साइबर क्राइम्स, हैकिंग, फेक आइडेंटिटीज और साइबर वॉर, ये सब आधुनिक युग के हथियार बन चुके हैं। तो अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया में भी लड़े जाते हैं। तो ये हमारी सुरक्षा हो गई मुख्य चुनौती में देखें। थर्ड में अगर हम चुनौती की बात करें तो वो हमारी आती है समानता। तो डिजिटल डिवाइड, अमीर गरीब देशों और समाजों के बीच इंटरनेट पहुंच का अंतर। तो स्टूडेंट डिजिटल डिवाइड यानी कि इंटरनेट की पहुंच में अंतर। तो अमीर देशों या समाजों के पास तेज तकनीक है लेकिन गरीब देश अब भी पीछे है। तो ये जो असमानता है ये अब डिजिटल इनइक्वालिटी के रूप में नई समस्या बन रही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नियंत्रण। तो क्या इंटरनेट को सरकारें नियंत्रित करेगी या निजी कंपनियां? तो स्टूडेंट सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो इंटरनेट है उसको नियंत्रित कौन करेगा, सरकार या निजी कंपनियां? तो यही संघर्ष तय करेगा कि भविष्य में इंटरनेट स्वतंत्र रहेगा या कंट्रोल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो यही इसके सामने चुनौतियां थी। इसके कुछ प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करें तो प्रतिक्रिया में देखें तो इंटरनेट को वैश्विक कॉमन्स मांगने की मांग, साइबर कानून और अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इन चुनौतियों से निपटने के लिए इंटरनेट को ग्लोबल कॉमन्स मानने की मांग बढ़ी है। साथ साथ साइबर लॉज और इंटरनेशनल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं और नागरिक समाज और कार्यकर्ता फ्री इंटरनेट और नेट न्यूट्रलिटी की वकालत करते हैं। तो जो हमारे सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स हो गए वे फ्री इंटरनेट और नेट 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 न्यूट्रलिटी की वकालत कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यही कुछ प्रतिक्रियाएं थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जापाटिस्टा प्रभाव, एक केस स्टडी के बारे में। तो जापाटिस्टा प्रभाव के बारे में बात करें तो ये एक दिलचस्प कहानी है जो कि मैक्सिको में 1994 में एक आंदोलन हुआ जिसे हम कहते हैं जापाटिस्टा प्रभाव। तो स्टूडेंट जापाटिस्टा आंदोलन मैक्सिको 1994 स्थानीय आदिवासी समूह ने सरकार और वैश्वीकरण के खिलाफ विद्रोह किया। स्टूडेंट ये जो विद्रोह था ये स्थानीय आदिवासी समूहों का आंदोलन था जो कि सरकार और वैश्वीकरण की नीतियों के खिलाफ था। तो उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल अपने संदेश और संघर्ष को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए किया। तो स्टूडेंट खास बात यही थी कि उन्होंने इंटरनेट को हथियार बना लिया। उन्होंने ईमेल और वेबसाइटों के जरिए अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाई। तो यह पहला बड़ा उदाहरण था कैसे इंटरनेट कमजोर समूह भी वैश्विक मंच पर आवाज देता है। तो स्टूडेंट क्या पहली बार हुआ जब कमजोर और गरीब समूहों ने इंटरनेट का इस्तेमाल ग्लोबल रेजिडेंस के रूप में किया। इसने दिखाया कि इंटरनेट सिर्फ सरकारों या निगमों का औजार नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और प्रतिरोध का माध्यम भी है। तो इससे दिखाया गया दुनिया को कि जो इंटरनेट है वो सिर्फ सत्ता का औजार ही नहीं है बल्कि न्याय और प्रतिरोध का माध्यम भी हो सकता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा जापाटिस्टा प्रभाव जो कि हमारा एक आंदोलन था मैक्सिको का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखें तो इंटरनेट आज शक्ति, राजनीति और समाज का नया रूप दे रहा है। इसमें तीनों पक्ष की भूमिका है लेकिन संतुलन अक्सर कंपनियों और सरकारों की तरफ झुक जाते हैं। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए हो कि जो इंटरनेट है वो सिर्फ तकनीक ही नहीं है बल्कि पावर और पॉलिटिक्स का भी एक नया मैदान है। तो इसमें तीन मुख्य खिलाड़ी होते हैं, उपयोगकर्ता, सरकार और निगम। लेकिन जो शक्ति का संतुलन होता है वो अक्सर कंपनियों और सरकारों की ओर झुक जाता है।
तो संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज का लक्ष्य है कि इंटरनेट लोकतांत्रिक, सुरक्षित और समतापूर्ण बने रहे। तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन और सिविल सोसाइटी है, उसका लक्ष्य यही है कि जो इंटरनेट है वो लोकतांत्रिक, सुरक्षित और समानतापूर्ण बना रहे। जापाटिस्टा जैसे उदाहरण हमें बताते हैं कि इंटरनेट वैश्विक न्याय और वैकल्पिक आवाजों को भी ताकत दे सकते हैं। तो जो हमारा जापाटिस्टा मूवमेंट जैसी जो हमारे आंदोलन हो गए, वे बताते हैं या सिखाते हैं कि इंटरनेट जनता की आवाज भी बन सकता है अगर हम इसे स्वतंत्र और न्यायपूर्ण रखें। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 11। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 5 का ही आता है, जो कि हमारा आता है यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 12। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे संग्रहालय के बारे में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो देखने में इतिहास और कला से जुड़ा लगता है, लेकिन असल में राजनीति, सत्ता और पहचान से भी गहराई से जुड़ा है। तो संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे संग्रहालय केवल कला या वस्तुओं को प्रदर्शित करने की जगह नहीं है, वे इतिहास, संस्कृति और राजनीति को संजोते और दिखाते हैं। तो स्टूडेंट, जब किसी संग्रहालय में जाते हैं आप, तो आपको लगता है कि यह बस एक पुरानी चीज है या कला और मूर्तियों का एक घर है, लेकिन असल में जो संग्रहालय है वो सिर्फ इतिहास दिखाने की जगह नहीं है, बल्कि इतिहास को नियंत्रित करने की भी एक जगह है। तो स्टूडेंट, हर वस्तु, हर चित्र वहां एक कहानी कहता है कि किस सभ्यता को महत्वपूर्ण माना गया और किसकी आवाज को भुला दिया गया। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालयों की भूमिका इसलिए भी अहम है, क्योंकि वे ये तय करते हैं कि किन सभ्यता और संस्कृतियों को महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो स्टूडेंट, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संग्रहालयों की जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा गहरी है, क्योंकि वही तय करते हैं कि दुनिया के इतिहास को कौन बताएगा और कैसे बताएगा। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कला और संग्रहालय को लेकर। तो स्टूडेंट, संग्रहालय और कला राजनीति से अलग नहीं है। उपनिवेशवाद के दौरान पश्चिमी देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से कीमती कलाकृतियां और सांस्कृतिक धरोहर लेकर अपने संग्रहालयों में रखी है। तो स्टूडेंट, संग्रहालय और कला राजनीति जो है, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं है। वे सत्ता, उपनिवेशवाद और पहचान के प्रतीक है। तो स्टूडेंट, उपनिवेश काल के दौरान यूरोपीय शक्तियों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से कीमती कलाकृतियां, मूर्तियों और ऐतिहासिक वस्तुएं लेकर अपने संग्रहालय में सजा दी। और इस तरह जो संग्रहालय है वो केवल संस्कृति के रक्षक नहीं, बल्कि सत्ता और प्रभुत्व के प्रतीक भी बन गए। तो स्टूडेंट, इससे संग्रहालय सत्ता, प्रभुत्व और असमानताओं का प्रतीक भी बने। आज भी यह बहस है कि उपनिवेश काल की कलाकृतियां उनके मूल देशों के को लौटाई जानी चाहिए या नहीं। तो आज भी यह सवाल स्टूडेंट जिंदा है कि क्या इन उपनिवेश काल की जो कलाकृतियां हैं उनको उनके मूल देशों को लौटाया जाए या नहीं लौटाया जाए। तो स्टूडेंट, यही बहस दिखाते हैं कि कला और संस्कृति भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक हिस्सा है। तो यही था हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कला और संग्रहालय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संग्रहालयों में नए रुझान को लेकर। तो अब संग्रहालय केवल प्रदर्शन की जगह नहीं रहे, बल्कि संवाद की जगह भी बन रहे हैं। तो स्टूडेंट, अब संग्रहालय बदल रहे हैं, वे सिर्फ डिस्प्ले की जगह नहीं बन रहे, बल्कि डायलॉग यानी कि बातचीत का माध्यम भी बन गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आधुनिक संग्रहालय के बारे में, तो डिजिटल तकनीक और वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग, बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी केवल पश्चिमी कला नहीं बल्कि विभिन्न सभ्यताओं की बराबरी से प्रस्तुति। तो स्टूडेंट, अब जो संग्रहालय, आधुनिक संग्रहालय, वे अब लोगों से बात करते हैं, सवाल उठाते हैं और समाज की सच्चाइयों को सामने लाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखें आलोचनात्मक प्रदर्शन, तो उपनिवेशवाद, दमन और हिंसा की कहानियां भी इसमें शामिल करते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो कई संग्रहालय अब डिकोलोनाइजेशन एग्जिबिट्स कर रहे हैं, जिसमें उपनिवेशित समाजों की कहानियां उनके नजरिए से बताई जाती है। तो स्टूडेंट, जो आधुनिक संग्रहालय हो गए उसमें डिजिटल तकनीक और वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग हो रहा है, जिससे कि लोग इतिहास को महसूस कर सके। बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण उसमें अपनाया जा रहा है, यानी कि अब सिर्फ पश्चिमी कला नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और स्वदेशी संस्कृतियों को भी समान सम्मान मिलेगा। और ये अब जो संग्रहालय वे सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि अन्याय, दमन और हिंसा की कहानियां भी सुनाएंगे। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे आधुनिक संग्रहालय।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कला का अंत। तो अब हम बात कर लेते हैं कला के अंत के बारे में। तो कुछ विचारक कहते हैं कि कला का अंत हो गया है, क्योंकि कला अब केवल सौंदर्य या सौंदर्य शास्त्र तक सीमित नहीं, आधुनिक कला राजनीति, समाज और संघर्षों से जुड़कर सामने आ रही है। तो स्टूडेंट कुछ विचारक कहते हैं कि एंड ऑफ आर्ट आ गया है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि जो कला है वो खत्म हो गई है, बल्कि उसका जो स्वरूप है वो बदल गया है। तो यानी कला अब केवल सुंदर चित्र नहीं, बल्कि प्रश्न उठाने और सत्ता को चुनौती देने का माध्यम भी है। तो अब जो कला है स्टूडेंट, पहले जो कला होती थी वो सिर्फ सुंदरता और सौंदर्य शास्त्र तक सीमित होती थी, लेकिन अब कला राजनीति, समाज और संघर्ष से जुड़ गई है। और अब कला सिर्फ दीवारों पर टंगी नहीं रहती, वह सड़कों पर उतरती है, आवाज उठाती है और सत्ता से सवाल करती है। तो इसलिए कला और संग्रहालय दोनों की भूमिका बदल रही है। वे शक्ति इतिहास और समाज के विमर्श का हिस्सा बन गए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट जो कला और संग्रहालय हो गए, ये दोनों ही अपनी भूमिका बदल रहे हैं। अब वे केवल सुंदर वस्तु के घर नहीं, बल्कि विचार और प्रतिरोध के मंच भी बन रहे हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा कला का अंत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखें, संग्रहालय और कला अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे अर्थ रखते हैं। वे संस्कृति और इतिहास को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन साथ ही सत्ता और प्रभुत्व को भी दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे कि जो संग्रहालय है वो सिर्फ इतिहास नहीं दिखाते, बल्कि इतिहास की राजनीति भी तय करते हैं। तो ये बताते हैं कि कौन सी संस्कृति महत्वपूर्ण है और किसकी आवाज को दबाया गया है। तो ये नए संग्रहालय और आधुनिक कला वैश्विक राजनीति को अधिक लोकतांत्रिक, बहुसांस्कृतिक और आलोचनात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो आधुनिक संग्रहालय है वो अब दुनिया को अधिक लोकतांत्रिक, बहुसांस्कृतिक और आलोचनात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह संग्रहालय सिर्फ अतीत की चीजों का घर नहीं, बल्कि राजनीति और समाज को समझने का उपकरण भी है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी लास्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर नंबर 13 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।